नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर राधाकृष्ण। ई सॉल्यूशन पे आपका स्वागत है। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप अभी तक यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें और मेरे बेल आइकन को प्रेस कर लें। आज हम बात करेंगे जीवामृत की कि हम जैविक खेती में अच्छा उत्पादन लेना है, अपनी मिट्टी में सुधार करना है, मिट्टी के स्वास्थ्य में वृद्धि करनी है। तो आजकल जीवामृत का प्रयोग बहुत आयत से हो रहा है। वैसे तो पिछले 50-60 सालों से जीवामृत का प्रयोग हम अपने खेतों में कर रहे हैं। कुछ किसान इसमें सफल भी हुए हैं, कुछ इसमें निराश भी हुए हैं, लेकिन हमने जीवामृत को लेकर कुछ नए प्रयोग किए हैं। प्रयोग में सामग्री वही है, लेकिन कुछ उसमें चेंज किए हैं और फिर इसको प्रभावशाली बनाने का प्रयास किया है। तो हम जीवामृत पर एक सीरीज, एक श्रृंखला शुरू कर रहे हैं। आप उसके प्रयोग करिए और अपने खेत में जो जैविक खेती आप लेते हैं उसकी उत्पादन में वृद्धि देखिए और अपने परिणामों से, अपने परीक्षण से हमें अवगत कराने की कोशिश कीजिए। जीवामृत का अर्थ ही है कि जो जीव हैं, जो मृत जीव हैं, उनको अमृत स्वरूप रसायन देना, उनको जिंदा करना, उनकी संख्या में वृद्धि करना, उनका संवर्धन करना। जब हमारी मिट्टी के अंदर जो हमारे मित्र प्रकार के जीवाणु हैं, उनकी संख्या में वृद्धि होती है, जीवाणु तेजी से विकसित होते हैं, तो निश्चित रूप से हमारे मिट्टी की स्वास्थ्य में सुधार होता है, क्योंकि इन्हीं जीवाणुओं की संख्या पर, इनकी मल्टीप्लिकेशन पर, इनकी विभाजन पर ही हमारी मिट्टी का स्वास्थ्य निर्भर करता है, मिट्टी की पोषकता निर्भर करती है। क्योंकि इन जीवाणुओं में कई जीवाणु ऐसे हैं जो वातावरण की नाइट्रोजन को सोख कर उसको मिट्टी में अमोनिया, यूरिक और यूरिया आदि में परिवर्तित करके फसलों के लिए उपयोगी बनाते हैं। इसलिए जब आप ऐसे जीवामृत का प्रयोग अपने खेतों में करते हैं तो मिट्टी का जो नाइट्रोजन अंश है उसकी मात्रा बढ़ती जाती है। इतना ही नहीं, जो जो जीवामृत है इनमें कई ऐसे जीवाणु भी हैं जो वातावरण की कार्बन डाइऑक्साइड को सोख के हमारी फसलों को ज्यादा मात्रा में फोटोसिंथेसिस की क्रिया करने की प्रेरित करते हैं। इसीलिए ऐसे जीवामृत प्रयोग के बाद हमारे जो वनस्पतियां हैं, हमारे पेड़ पौधे हैं, ज्यादा हरियाली हरियाली युक्त हो जाते हैं, ज्यादा हरे हरे हो जाते हैं, उनका पीलापन समाप्त हो जाता है। इतना ही नहीं, इन जीवाणु में बहुत सारे जीवाणु पोटाशियम मोबिलाइज करते हैं, उपयोगी बनाते हैं, फास्फोरस की उपयोगिता बढ़ाते हैं, जिंक की उपयोगिता बढ़ाते हैं, बहुत सारे कार्य करते हैं। इन जीवाणु में कई ऐसे जीवाणु हैं जो मिट्टी में जो हानिकारक जीवाणु हैं उनको समाप्त करके मिट्टी में एक स्वस्थ मिट्टी का निर्माण करते हैं। और इन जीवाणुओं के कारण हमारी फसलों में उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है। तो आप इस जीवामृत का निर्माण स्वयं कर सकते हैं और अपने फसलों में, अपने खेत में इसका प्रयोग करके उसकी मिट्टी की जो उपयुक्तता है उसको बढ़ा सकते हैं। इस जीवामृत को तैयार करने के लिए वही आपको 5-6 चीजों की जरूरत है, क्योंकि हम 1 एकड़ का पैमाना लेके चलते हैं तो 1 एकड़ में जितना हमें जीवामृत की आवश्यकता होती है उसके लिए हमें 200 लीटर का प्लास्टिक का ड्रम की जरूरत पड़ती है। तो आप प्लास्टिक का ड्रम ले लीजिए जिसकी कैपेसिटी 200 किलो के आसपास हो। फिर आपने लेना है 10 किलो के आसपास जो गाय का गोबर होता है। आप कहेंगे भैंस का गोबर क्यों नहीं, दूसरे पशुओं का गोबर क्यों नहीं, गाय का गोबर ही क्यों, और गाय में भी देसी गाय का क्यों? तो इनके बारे में पहले चर्चा कर चुका हूँ और इन शंकाओं का समाधान मैं अगले वीडियो में निकालूंगा। तो यहाँ तो आप इतना समझ लीजिए कि आपने 10 किलो के आसपास देसी गाय का गोबर लेना है और 3-4 दिन पुराना हो तो अति उत्तम है। ताजा गोबर से थोड़ा बचना है। दूसरा, आपने लेनी है 10 किलो के आसपास गौमूत्र। ये गौमूत्र पुराना हो सकता है, हफ्ता 10 दिन का पुराना हो सकता है, या उससे ज्यादा पुराना हो सकता है। कि यदि आप गौमूत्र को संग्रह करके रख देते हैं तो उसमें जो अमोनिया की जो मात्रा है थोड़ी कम हो जाती है, उसकी तीव्रता तो घट जाती है, गंध उसमें घट जाती है, लेकिन उसमें प्रभावशीलता बढ़ जाती है। तो आप 10 किलो के आसपास गौमूत्र ले सकते हैं। आप 2 किलो के आसपास पुराना गुड़ ले सकते हैं। जो गुड़ हमारे खाने के काम तो नहीं आता, हम पशुओं को खिलाते हैं, या तम्बाकू आदि कूटने के काम जो आता था, ऐसा पुराना गुड़ आप ले सकते हैं। तीसरी चीज आपने लेनी है तीसरी चीज आपने लेनी है बेसन लेना है। बेसन का पाउडर लेना है। जैसे कि आम सामान्यतः हम जीवामृत बनाने के लिए करते हैं तो 1 किलो के आसपास आपने बेसन लेना है, बेसन का पाउडर तैयार कर लेना है। आपने
इसके अलावा एक चीज की और आवश्यकता पड़ती है जो हमारे प्रयोग में प्रयुक्त होता है, वो है जौ। आप जौ ले लीजिए, जौ को 24 घंटे भिगो के रख दीजिए, उसकी पानी की आवश्यकता है, और उसका 1 लीटर 2 लीटर पानी भी हम इसमें प्रयोग करते हैं। और इनके अलावा एक चीज की और आवश्यकता है, इसको अभी तक हमने चर्चा नहीं किया, वो है, ऐसे तो कई लोग कहते हैं कि पेड़ की मिट्टी की चाहे वो बरगद का पेड़ हो, पीपल का पेड़ हो, सहजन का पेड़ हो, जामुन का पेड़ हो, इन पेड़ों के नीचे की जो मिट्टी होती है वो आप 1 किलो के आसपास ले सकते हैं। जंगल की मिट्टी ला सकते हैं, या फिर आप अपने खेत में जो मेड़ होती है उस मेड़ की मिट्टी इकट्ठी कर सकते हैं। लेकिन मेड़ की मिट्टी अब उपजाऊ नहीं रही, उसमें इतने जीवाणु नहीं रहे। ऐसे ज्यादातर पेड़ों के नीचे भी अब आपको सूक्ष्म जीव पर्याप्त संख्या में नहीं मिलती, इसलिए आजकल बड़ा सूक्ष्म जीवों पर काम हो रहा है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म पर काम हो रहा है। ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो जंगल से लाई जाती हैं, और जंगल तो अब हमारे देश में बहुत कम संख्या में रह गए हैं। तो ऐसे घने जंगल आपको हिमालय में मिल जाएंगे, आपको नॉर्थ ईस्ट में मिल जाएंगे। सिक्किम में तो आजकल ऑर्गेनिक खेती 100% हो रही है, क्योंकि वहाँ किसी भी तरह के केमिकल फर्टिलाइजर का प्रयोग नहीं किया। तो वहाँ से भी ये मिट्टी आप करीब करीब 1 किलो के आसपास लाके उसका प्रयोग कर सकते हैं। दरअसल हमें मिट्टी की आवश्यकता नहीं होती, मिट्टी में जो जीवांश होता है, जो वहाँ पतझड़ के बाद पत्तियां गल सड़ जाती हैं, उसकी आवश्यकता होती है। उसी में ऐसे जीवाणु की संख्या पर्याप्त होती है। तो आधा किलो 1 किलो के आसपास ऐसी मिट्टी, ऐसे जीवाणु को की भी आपको आवश्यकता है। यद्यपि इन सब की जगह आप हमारा जो गौरस घनशक्त सॉल्यूशन है उसका प्रयोग भी कर सकते हैं। उसमें तो हमने 12-15 से ज्यादा जीवाणु को आइडेंटिफाई कराया है, टेस्ट कराया है। सो 12 से 15 तरीके के जीवाणु हैं, ये मिट्टी को उपजाऊ बनाने में हमारी मदद करते हैं, तो उसका उपयोग कर सकते हैं। लेकिन यदि आप उसकी जगह एक नया प्रयोग करना चाहते हैं तो उस जीवामृत की मैंने जानकारी दी। तो आपने ये सामग्री इकट्ठी कर लेनी है। आप सबसे पहले आपने ड्रम लेना है, उसको धो लेना है, अच्छे से उसकी सफाई कर लेनी है। उसमें 20-25 लीटर के आसपास पानी भर देना है। 20-25 लीटर पानी भर के आप जो आपने गोबर लिया था, 10 किलो गोबर उसमें घोल देना है। उसके बाद आप गोमूत्र घोल देना है, और दोनों के घुलने के बाद उसमें जो आप गुड़ लिया है, तो गुड़ को भी पानी में घोल के उसको भी मिला देना है। फिर तीनों को अच्छे से डंडे से क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज जैसे भी मिश्रित कर लेना है। तो ये चीज मिल गई। अब उसके अलावा आपने जो मिट्टी ली है, जो आप पेड़ की मिट्टी लेके आए थे, जंगल की मिट्टी लेके आए थे, या खेत की मिट्टी थी, वो मिला दीजिए। साथ ही इसमें 1 किलो के आसपास बेसन डाल दीजिए। इन सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। और उसके बाद जो आपने जौ का जो पानी तैयार किया है, वो जौ के पानी इसलिए प्रयोग करते हैं कि जौ के अंदर बहुत सारे ऐसे सूक्ष्म जीवाणु होते हैं जो फर्मेंटेशन की क्रिया को तीव्र करने में मदद करते हैं। इसलिए जौ से शराब भी बनाने के प्रयास किए जाते हैं। शराब में भी हम जो कार्बोनिक पदार्थ हैं उनको डिकम्पोज करते हैं, उनको फर्मेंटेट करते हैं। तो उसी फर्मेंटेशन की प्रक्रिया का साथ लेके हम इस जीवामृत की प्रक्रिया को तीव्र करते हैं। तो हम इसमें 1 किलो जो जौ का हमने तरल तैयार किया है, पानी तैयार किया है, वो मिला सकते हैं। और उसको अच्छे से मिला के, कॉटन का हो, कोई कपड़ा हो, कोई जालीदार वस्त्र हो, उसको ढक दीजिए। ऐसी जगह रख दीजिए जहाँ तीव्र सूर्य का प्रकाश ना हो। यहाँ सूर्य का तीव्र प्रकाश पड़ता है या वातावरण का तापमान अधिक रहता है, वहाँ जीवाणु की सक्रियता घट जाती है। तीव्र प्रकाश में, तीव्र तापमान में तो जीवाणु तेजी से नष्ट होते चले जाते हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि टीबी के मरीज को धूप सिखाने के लिए कहा जाता था, या अब तो खैर प्रचलन नहीं रहा, किसी को निमोनिया हो जाता था धूप से खाने के लिए किया जाता था। धूप से विटामिन डी तो सक्रिय होती है, लेकिन बहुत सारे जो सूक्ष्म जीव हैं, बैक्टीरिया, वायरस हैं, वो निष्क्रिय पड़ जाते हैं। तो यदि आपके जीवामृत पर सूर्य की तीव्र प्रकाश पड़ेगा तो जीवाणु की सक्रियता घट जाएगी, जीवामृत बनने की प्रोसेस धीमा पड़ जाएगा। तो इसको थोड़ा बचाने के लिए ठंडे स्थानों पर रखें, छायादार स्थानों पर रखें, पेड़ के नीचे रखें, या फिर जो कमरे के अंदर रखें। या तापमान 27-28 डिग्री टेम्परेचर के आसपास, कम तापमान पर भी जीवामृत बनने की प्रक्रिया धीमी हो जाती है।
तो कम ठंडे स्थान पे भी ना रखें, ज़्यादा गर्म पे भी ना रखें। इसमें हम सुगमतापूर्वक रहते हैं, हम बिना किसी परेशानी के रह लेते हैं, ऐसे तापमान पर ही उस ड्रम को रखें। तो अब आपने 5-7 दिन, कम से कम 7 दिन उस ड्रम को दिन में 2 बार अच्छे से हिलाना है। और जब ये पहले आप सब कुछ मिला लें तो उसमें 180 लीटर के आसपास पानी भर दें, यानी कि आपने कम से कम 200 लीटर के आसपास ये जीवामृत तैयार करना है। 200 लीटर जीवामृत 1 हेक्टेयर जमीन के लिए पर्याप्त है। तो जब ये तैयार हो जाए, इसको तैयार होने में कम से कम 15 दिन लगते हैं। कई लोग कहते हैं तीसरे दिन में तैयार हो जाता है, चौथे दिन में तैयार हो जाता है, लेकिन हम लोग यही कहते हैं कि गोबर का जो सेलुलोज अंश है, जो आधा रहता है, उसको डिकम्पोज होने में कम से कम 15 दिन लगते हैं। वैसे फिर भी ये पूरी तरह से नहीं होता, उसको पूरी तरह डिकम्पोज होने में कम से कम 40 दिन का समय लगता है। तो उसी प्रक्रिया को बढ़ाने के लिए हमने इसमें जौ का मिश्रण किया है कि जौ से उसकी डिकम्पोजिशन, उसका जो सूक्ष्म अंश में विभाजित होने की दर है तीव्र हो जाए, समय कम लगे, कि वो जब डिकम्पोज होगा तो उसी से बहुत सारे मिनरल्स निकलेंगे। ये मिनरल्स हमारे जीवाणुओं की सक्रियता और मल्टीप्लिकेशन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसी प्रक्रिया में बहुत सारे जैव रसायन भी बनते हैं, मिट्टी में पहुंच कर अपना प्रभाव दिखाते हैं। तो इस जीवामृत को बनने में कम से कम 15 दिन का समय लगता है। तो उसके बाद इसको आप चाहे तो आगे से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, लेकिन इसका प्रयोग भी कर सकते हैं। इसको ज़्यादा दिन रखेंगे तो उसकी सक्रियता में थोड़ा कमी आने लगती है। तो आप इसका प्रयोग जब तैयार हो जाए उससे लेकर 15-20 दिन के अंदर अंदर कर सकते हैं। करना कब है? आप इसका प्रयोग जब बरसात होने वाली हो, बरसात से 8 दिन 15 दिन पहले, यानी कि मानसून ऋतु में कर सकते हैं। ये आपके खेत की मिट्टी नमी युक्त है, उसमें नमी है तो उसको जोत दें, और उसके बाद इसको 200 लीटर जो आपने जीवामृत तैयार किया है उसको पानी के साथ, सिंचाई के साथ उसको भर दें। और उसके बाद यदि आप एक काम और भी करेंगे तो बहुत महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए है कि उससे मिट्टी की जो पोषकता है वो बढ़ जाती है। अभी हमने इस प्रक्रिया को छोड़ दिया है, इसलिए पिछले 15-20 सालों में हमारी मिट्टी की जो उर्वरता है वो तेजी से घटी है। अब मिट्टी का जीवांश भी नहीं घटा, मिट्टी में बहुत सारे पोषक तत्वों की कमी 70 से 80% घट गई है। हम सिर्फ जोर देते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाशियम पर, और इसीलिए हम यूरिया का प्रयोग करते हैं, डीएपी का प्रयोग करते हैं, एसएसपी का, एमओपी, इनका प्रयोग करते हैं। लेकिन बहुत सारे पोषक तत्व हैं जो हमारी मिट्टी में वो तेजी से घट रहे हैं। उनकी उपयोगिता तो है, लेकिन हमारी फसलों को पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलते, तो उसका सीधा सीधा प्रभाव है कि हमारे जो खाद्यान्न हैं उनकी न्यूट्रिशन दर घट रही है। इसीलिए हम बीमार पड़ रहे हैं और हमारी फसलों में कई तरह के रोग अपना हमला करते जा रहे हैं। तो उनसे बचाव के लिए मिट्टी में पर्याप्त पोषकता होनी चाहिए। तो नाइट्रोजन, फास्फोरस और यूरिया के अलावा जो और दूसरे पोषक तत्व हैं, इसमें सल्फर है, कैल्शियम है, जिंक है, मैंगनीज है, मैग्नीशियम है, बोरोन है, इन सब की भी पर्याप्त मात्रा होनी चाहिए। तो ये सब पर्याप्त मात्रा तभी आएगी जब आप अपनी फसलों, अपने खेत में फसल अवशेष का प्रयोग करेंगे, क्योंकि जो फसल आप लेते हैं वही फसलें मिट्टी से पोषक तत्वों को ग्रहण करती हैं। यदि उनको आप दोबारा नहीं लौटाओगे तो वो जो अंश निकल गया वो दोबारा आपके खेत में कैसे पहुंचेगा? क्योंकि आप तो यूरिया पर जोर दे रहे हैं, आप पोटाशियम, आप डीएपी पर जोर दे रहे हैं, आप एमओपी पर जोर दे रहे हैं, लेकिन इनके अलावा भी तो जो पोषक तत्व है उनकी आवश्यकता भी तो आपकी मिट्टी के लिए, आपकी फसलों के लिए है। तो इसके लिए आपको ग्रीन जो खाद है उन पर भी ध्यान फोकस करने की आवश्यकता है। तो उसके लिए आप ढैंचा लगा सकते हैं। ढैंचे की मात्रा यदि आप लगाते हैं तो 40-50 कुंटल ढैंचे से, यानी कि 30-40 दिन का जब ढैंचा हो जाए, जब उससे फूल निकलने लगे, तो उसको आप मिट्टी में कल्टीवेटर या आप किसी भी तरह से मिश्रित कर दें, तो वो डिकम्पोज हो जाएगा। तो उसका जो जो उसने जितना मिट्टी से ग्रहण किया है और सूर्य की प्रकाश संश्लेषण क्रिया के माध्यम से जो अपने अंदर संग्रहित किया है वो आपकी मिट्टी में जाएगा, तो मिट्टी की पोषकता बढ़ेगी। इसके अलावा आप सहजना की पत्तियों का प्रयोग भी मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने कर सकते हैं। ये सब इस जीवामृत को देने से पहले सब मिला दें, फिर जीवामृत उसमें छिड़क दें, चाहे तो पानी की सिंचाई के साथ जीवामृत मिक्स करके खेत को सींच दें,
और उसमें मिट्टी की उलट-फेट करते हैं, तो आप देखेंगे कि मानसून के 3 ऋतु में, 3 महीने की ऋतु में आपकी मिट्टी की जो जीवों की संख्या है वो लाखों गुना बढ़ जाती है। आप देखेंगे उसमें बहुत तरह की वनस्पतियाँ स्वतः उग आती हैं। आप देखेंगे मिट्टी की जो रंग रूप बदल जाता है, मिट्टी भुरभुरी हो जाती है, मिट्टी कठोरता दूर जाती है। साथ ही मिट्टी में जो पानी की सोखने की क्षमता है, क्योंकि जब आप हरी फसलों का हरी खाद का प्रयोग करते हैं और जीवांश जो जीवामृत के जीवाणु हैं उस उस सेलुलोज का डाइजेशन करते हैं, डिकम्पोजिशन करते हैं, तो मिट्टी के अंदर ह्यूमस की दर बढ़ जाती है। तो आप जब ऐसी प्रक्रिया को 2-3 बार दोहराते हैं, तो मिट्टी के अंदर जल को ग्रहण करने की क्षमता बढ़ जाती है। आप देखेंगे कि ऐसी मिट्टी में सहजता से आप उँगली डालेंगे, तो उँगली गहराई तक जाना शुरू हो जाती है। क्योंकि सामान्यतः हमारे खेत की मिट्टी इतनी कठोर हो गई है कि आप जिसमें फावड़ा भी मारते हैं, तो फावड़ा भी 2-3 इंच से ज़्यादा नहीं जाता। या फिर 4-6 इंच को डालने के लिए आपको उसको काफ़ी तीव्रता जोर से मारना पड़ता है, क्योंकि मिट्टी में कठोरता आ गई है। और उसके बाद आप 5, 7, 10 सेंटीमीटर तक उसको खोदेंगे या 5, 7, 10 इंच के अंदर नीचे जाएंगे, तो वहाँ नमी घटती चली जाती है, नमी पानी पहुँचता ही नहीं। तो मिट्टी में पानी पहुँचना, पानी को गहराई तक जाना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे में जो आप जीवामृत का प्रयोग करते हैं, हरी खाद का प्रयोग करते हैं, तो उसकी पोषकता में वृद्धि नहीं होती, उसकी बनावट में, संरचना में बदलाव आता है, भुरभुरी होती जाती है, उसमें गर्मी आती जाती है, साथ ही उसकी नमी बढ़ती जाती है और फसलों के लिए सिंचाई से ज़्यादा महत्वपूर्ण ये नमी है। ऐसी नमी से बीज बहुत तेज़ी से अंकुरित होते हैं, बहुत तेज़ी से विकसित होते हैं, उनकी ग्रोथ बहुत तीव्र रहती है, क्योंकि ऐसे वातावरण, ऐसी मिट्टी में हमारे जो जीवाणु हैं कई तरह की क्रियाएं करके कई तरह के रसायनों का निर्माण करते हैं। ये रसायन भी हमारी फसलों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस जीवामृत का प्रयोग करेंगे तो जीवामृत से आपकी मिट्टी में जो अभी जो सामान्यतः जीवाणु की संख्या घट गई है, निम्न स्तर पर पहुंच गई है, उसमें फिर से वृद्धि होगी, मिट्टी समान होती चली जाएगी और आप इसका प्रयोग करेंगे, देखेंगे कि जो भी आप फसल उस पे लेते हैं, चाहे खाद्यान्न गेहूँ हो, चावल हो, बाजरा हो, चना हो, ज्वार हो, मटर हो या फिर साग सब्जियां हो, आलू हो, कॉटन हो, कोई भी फसल, गन्ना हो, तो देखेंगे उसकी उत्पादकता में आप जितनी उत्पादकता रासायनिक खादों के साथ लेते हैं, उससे 21 ये आप जीवामृत आपको सिद्ध होगा। ऐसे जीवामृत पर और भी कई जानकारी हैं, इनकी रैश के बारे में आगे प्रश्न करूंगा। कुछ मित्रों की शिकायत है कि मैं उनको रिप्लाई नहीं देता। मैं तो उनको व्यक्तिगत रूप से भी रिप्लाई जवाब देता हूँ। आप अपना नंबर मुझे मेरे मैसेज बॉक्स में देंगे, आपकी कोई शंका है, पूछना चाहेंगे, तो आप सिर्फ उसमें लिख दीजिए, मैं आगे से आपकी हर समाधान की कोशिश करूँगा। अभी थोड़ा मैं कुछ व्यस्त था, कोई बाहर था, इसलिए कई मित्रों को मुझसे थोड़ा परेशानी हुई है, तो उनकी परेशानी दूर करने का प्रयास करूँगा। धन्यवाद मित्रों।